नमस्कार दोस्तों। मिल्कीपुर सीट पर प्रचार खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव ने प्रचार के आखिरी दिन एक बड़ी रैली की है। आखिर अब जब प्रचार खत्म हुआ है, कोई प्रचार नहीं होगा, तो मिल्कीपुर का मिजाज क्या कहता है, क्या है मिल्कीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट्स, बात करेंगे भरत जी से और अखिलेश यादव के भाषण का भी विश्लेषण करेंगे। भरत जी, अखिलेश यादव ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी और बड़ा लंबा भाषण दिया, कई मुद्दे उठाए हैं। आप उनके भाषण को किस तरह देखते हो, और दूसरा, मिल्कीपुर आपके हिसाब से अब किधर जा रहा है? देखिए चंद्रकांत जी, जब मिल्कीपुर का चुनाव शुरू हो रहा था तब मैंने बेहद जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराना चाहती थी इससे पहले, क्योंकि वो देख रही थी कि कुंभ आने वाला है और कुंभ के साथ धार्मिक बहाव में हम मिल्कीपुर को बहा ले जाएंगे। प्रशासन, सत्ता शासन का साथ तो सहयोग तो रहेगा ही रहेगा। मैंने बीच में एक चीज़ और कही, जब कुंभ का हादसा हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि मिल्कीपुर का चुनाव शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। जब कुंभ में हादसा हुआ तो मिल्कीपुर के भीतर ज़मीन और आसमान की खाई आ गई भारतीय जनता पार्टी और जीत के बीच। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर मिल्कीपुर के भीतर वोट लेते हुए दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर धर्म के नाम पर या फिर योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट मानकर वोट नहीं करने जा रहा है। ये मिल्कीपुर का आज का सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मिल्कीपुर के भीतर समाजवादी पार्टी के जो पहले मुद्दे थे वो मुद्दे आप देखेंगे तो संविधान का मुद्दा था। अगर आप गौर करेंगे, पीछे जाएंगे दर्शकों, आपको दिखाई देगा कि संविधान का मुद्दा था, ये संविधान कुचलना चाहते हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया, वो भाषण जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि मिल्कीपुर का चुनाव जिस धर्म की आड़ में भाजपा लड़ना चाहती थी, वही धर्म भारतीय जनता पार्टी के लिए दुधारी तलवार बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर पिछड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने तकरीबन 45 से 50 मिनट का भाषण मिल्कीपुर के भीतर दिया। हम उस भाषण को आपको अब हम लोगों के वक्तव्य के लास्ट में सुनाएंगे, उसको ज़रूर सुनिएगा। अखिलेश यादव ने 45 से 50 मिनट, लगभग घंटा भर का भाषण दिया। बड़ा लंबा भाषण अखिलेश यादव ने दिया और अखिलेश यादव ने बिल्कुल क्लियर, सपाट, पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का जिक्र किया और वो जिक्र था कुंभ के भीतर हुई भगदड़। कुंभ की भगदड़ से भारतीय जनता पार्टी का आंख चुराना, कुंभ की भगदड़ में मारे गए हिंदुओं की संख्या को ना प्रकाशित करवाना, उनकी सूची ना जारी करवाना, हिंदुओं के साथ कुंभ के भीतर जिस तरीके का हिंदू हृदय सम्राटों की सत्ता में दुर्व्यवहार हुआ, चाहे उनकी लाशों के साथ हो, चाहे परिजनों के साथ हो, चाहे आज की तारीख में भटकते तमाम सारे उन लोगों के साथ हो जो अपनों को खोज रहे हैं कुंभ के भीतर, अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ कहते थे हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है कुंभ आने की, कि अगर 100 करोड़ लोग आ जाएंगे तो भी हम संभाल लेंगे, हमारी इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है, इतना हमने 7,000 करोड़ रुपए लगाकर इतना सारा हमने बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ 40 करोड़ आने का दावा कर रहे थे, 100 करोड़ का इंतज़ाम बता रहे थे, लेकिन 7.5 करोड़ की भीड़ को नहीं संभाल पाए। 7.5 करोड़ की भीड़ में 6 जगह पर भगदड़ हुई, शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। 2 जगहों की पुष्टि समाचार चैनल, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं और तीसरी जगह एक महामंडलेश्वर की गाड़ी से कुचलकर 6 लोग मारे गए। यानी 3 जगहों पर मौतें कुंभ के भीतर हुई। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस कुंभ के भीतर फेल हो गए और अखिलेश यादव ने इस फेलियर को मुद्दा न बनाकर हिंदुओं के ऊपर कुंभ में जिस तरीके का बर्ताव हुआ उसको मुद्दा बनाया और अखिलेश यादव ने ये दिखाया कि जो लोग हिंदू करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के नाम पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोट मांग रहे हैं, वो लोग हिंदुओं के एक सबसे बड़े आयोजन में, जो आयोजन हजारों साल से होता चला आ रहा है, उस आयोजन में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। होना तो ये चाहिए था कि जब डबल इंजन की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, ऊपर से योगी आदित्यनाथ योगी भी हैं, ऊपर से योगी आदित्यनाथ एक मठ के प्रधान भी हैं, ऊपर से योगी आदित्यनाथ संत भी हैं, तो इस महाकुंभ का आयोजन
बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए था। उन्होंने व्यवस्थाएं गिनाई कि व्यवस्थाओं के नाम पर वहाँ सब शून्य हैं। उन्होंने हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से भगदड़ में उनकी मौतें हुई वो मौतें गिनाई। मैंने, हालांकि ये अखबार है, इसमें एडवर्टीजमेंट छपा हुआ है, लेकिन मैंने इतने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। क्या क्या अखिलेश यादव ने कहा है, पेन से नोट, इसमें पॉइंट्स हैं। इसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुओं को कुंभ में बुलाकर मार दिया, उनकी हत्या कर दी। ये अखिलेश यादव यहाँ पर आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव ने एक बात और कही कि मिल्कीपुर के भीतर जो माफ़ करिएगा, जो कोटेदार हैं, जो ग्राम प्रधान हैं और उनमें जो शिक्षक हैं जिनको बीएलओ बनाया जाना, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़ा प्रेशर डाल रही है। अगर सच्चाई की बात करेंगे कि आप भरत जी मिल्कीपुर आप होकर भी आए हैं, मिल्कीपुर में आप देख क्या रहे हैं, तो आप जब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, सब कुछ स्थिर हो चुका है, देखिए मिल्कीपुर के भीतर जातिगत समीकरण, वोटों के मतों के आधार पर कौन भारी है, इस लिहाज से आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी भारी है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ज़मीन पर मिल्कीपुर के भीतर नहीं है। और अवधेश प्रसाद जिस तरीके से आज रैली में रोए, जिस तरीके से कल रोए एक बच्ची के बलात्कार के बाद, दलित बच्ची के साथ जो घटना हुई उसके बाद, तमाम सारा जो दलित वोट है वो लास्ट टाइम पे मूव हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस वजह से जा रहा था कि इस बार दिन दुनिया में बड़ी बदनामी हो गई है अयोध्या की, और इस बार हम थोड़ा इनको भी कर देंगे, इनको भी जिता देंगे, और गलती सुधारने का जो एक लोगों के दिमाग में बनाया जा रहा था कि गलती इस बार सुधारेंगे, वो अब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मिल्कीपुर। तो 100 की सीधी एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा दलित वर्ग का चंक नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ मैं उंगली पर गिनूं तो उंगली पर आपको गिना सकता हूं, पाल वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ है, मौर्य वोटर आधा है, बिखराव है, दलित वोटर 65% समाजवादी पार्टी की तरफ है, और मुस्लिम वोटर पूरा का पूरा एक मुफ्त समाजवादी पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर, आंकड़ों पर कहीं पर आज की तारीख में मिल्कीपुर में नहीं टिक रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है। तो आज अखिलेश यादव ने इस बात की भी अपील की कि डरना मत, वोट डालने जाना। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि पिछली सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो वहाँ पर औरतों, महिलाएं जब वोट डालने के लिए निकली तो कट्टा सटा दिया गया, रिवॉल्वर सटा दी गई, फिर भी वो नहीं डरे। आप भी उसी तरीके से नहीं डरिएगा, वोट डालने के लिए निकलिएगा। और ईवीएम का खेल ये तब नहीं कर पाएंगे, अखिलेश यादव ने इसको कोट किया, मैं उनकी बात को एज अ कोट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ईवीएम का खेल वेल नहीं चलेगा अगर आप घर से निकल पड़े, अगर आप वोट डालने पहुँचे तो ईवीएम का कोई खेल टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ईवीएम का खेल 5%, 2%, 4%, 10% हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। 19-20 के फासले में भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी, लेकिन जब फासला 20 और 30 और 20 और 40 का होगा तो भारतीय जनता पार्टी बाजी नहीं मारने पाएगी। और भी अखिलेश यादव ने तमाम सारी बातें की जो यहाँ पर मैं लिख कर लाया हूँ। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। अवधेश प्रसाद को मैंने बिठाना संसद में अपने साथ शुरू किया तो इन लोगों को दर्द होने लगा। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये कल्पना से परे है जो कुंभ में हुआ, लगभग भाषण उनका कुंभ पर था। और उन्होंने कहा इंतज़ाम कहाँ थे, जो इंतज़ाम थे 100 करोड़ वाली बात मैंने आपको बताई। और उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री याद रखे जाएंगे, अपने नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया खरीद लिया गया भाजपा सरकार की तरफ से, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से सच सामने आया है। उन्होंने कहा कि हैशटैग कुंभ भगदड़ या हैशटैग कुंभ स्निपेट डाल देना। योगी जी, अगर आपको फ़ोन चलाना आता हो तो आपके सामने वो सारा डेटा आ जाएगा कि कुंभ में एक्चुअल क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, अगर इनके मामा ना होते तो योगी आदित्यनाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उन्होंने कहा कि कौन योगी आदित्यनाथ के मामा का नाम बताएगा, उनके गांव का नाम कौन बताएगा। जो मैं घर से सोच कर आया हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ के गांव का नाम बताएगा बिना गूगल किए उसको मैं इनाम दूंगा। हालांकि अब माइक के एक ही तरफ की बात हमें दिखाई सुनाई दे रही थी, दूसरी तरफ से क्या हुआ ये मालूम नहीं है।
उन्होंने कहा कि कुंभ में योगी अयोग्य साबित हुए हैं। उन्होंने अयोध्या में हुए उस रेप का भी जिक्र किया जिसके लिए अवधेश प्रसाद रो रहे थे। और ये तमाम सारी बातें की है। मैंने आपको ऊपर ऊपर से ये बातें बताई हैं। हम अखिलेश यादव की बाइट आपको सुना देंगे, उनका भाषण नीचे लगा देंगे। तो ये सब बातें अखिलेश यादव ने की। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मिल्कीपुर का चुनाव जिस हिंदुत्व की धुरी पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती थी, वो धुरी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली है। अभी तक ये लग रहा था कि मिल्कीपुर के भीतर जो लड़ाई है जातिगत आधार पर या फिर संवैधानिक आधार पर लड़ी जानी है, वो गलती जो कांग्रेस ने हरियाणा में की, वो गलती जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में की, वो गलती मिल्कीपुर के भीतर अखिलेश यादव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक ही सांप की पूंछ पकड़कर उसी की लीक पीटने से तमाम सारे नेताओं से गलती हुई है। वो गलती हरियाणा में भी हुई है, संविधान, वो गलती महाराष्ट्र में संविधान। अब अखिलेश यादव को ये समझ में आ चुका है कि संविधान की बात तो है, भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, कहेंगे तो, लेकिन जब जिस समय जो मुद्दा होगा हम उसको आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे। वो बिल्कुल आज उनके भाषण में साफ दिखाई दिया। तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है मिल्कीपुर के भीतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कई सारे आरोपों का भी जवाब दिया अखिलेश यादव ने, और उन्होंने कहा कि 9 मंत्री यहाँ बिठाकर रखें, इतने विधायक यहाँ बिठाकर रखें, लेकिन होगा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुँह की खाएगी मिल्कीपुर के भीतर, लेकिन होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा, वो तो उसी दिन पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। आज के भीतर, आज की तारीख में जब हम लोग मिल्कीपुर को देख रहे हैं, तो मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ धार्मिक आधार पर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के साथ में सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक आधार पर, डंडे के आधार पर या सत्ता की ताकत के आधार पर भले ही मिल्कीपुर को अपनी तरफ कर ले जाएं, लेकिन मिल्कीपुर स्वतः भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अखिलेश यादव की रैली में आज जो भीड़ उमड़ी, जो सैलाब उमड़ा, उसमें भी ये हुआ कि जब हम लोग डिम्पल यादव की रैली में गए थे, डिम्पल यादव के रोड शो में जब हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने देखा कि पुलिस वालों ने मिल्कीपुर बॉर्डर पर ही एक बड़ा चेक पोस्ट बना रखा था और डाइवर्जन कर रखा था, किसी को आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो हम लोग भी पिछली बार घूम कर वहाँ जहाँ पर आयोजन था वहाँ पर पहुँचे थे, भीतर गांव से होकर भी। वही आज भी दिखाई दिया कि अखिलेश यादव की जिस जगह पर रैली थी, जो अयोध्या हाईवे जाता है उसी के जस्ट किनारे रैली थी वहीं पर, और अखिलेश यादव की रैली से पहले बड़ा चेक पोस्ट बना रखा गया था और रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, और लोगों से ये कहा जा रहा था कि अभी नहीं जा सकते आपको जाना है तो अंदर से जाइए, गांव से जाइए, घूम कर जाइए। कारण जब आज पूछा जा रहा था कि कारण क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है, सरकार की जो पुलिस है, वो इस बात को नहीं बता पा रही थी। वो ये कह रही थी कि नहीं, आप नहीं जा सकते। पत्रकार भी कारण पूछ रहे थे कि जब सामने हमको जाना है, पूरी रोड खाली पड़ी है, आगे कुछ है नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो पुलिस वाले मुँह छुपाते हुए दिखाई देते। इट मीन्स कि सत्ता का बहुत ज़्यादा प्रेशर है मिल्कीपुर में, लेकिन क्या ये प्रेशर वोट में कन्वर्ट करवा पाएंगे? क्या वोटर जिधर वोट देने जा रहा है उसका वोट बदलवा पाएंगे? कि अभी तक जो था कि धार्मिक आधार पर लोगों के दिमाग में इस बात को साफ देखा जा रहा था कि पिछली बार हमने जो किया, सांसद बना दिया, इस बार भाजपा को अमूमन कई सीटों पर ऐसा होता है कि हमने सांसद चलो तुमको दे दिया। और जैसे आजमगढ़ में हुआ, मैं इसका उदाहरण भी दे सकता हूँ। आजमगढ़ में जैसे पिछली बार हुआ था जब अखिलेश यादव जी ने अपनी सीट छोड़ी थी, तो उसके बाद आजमगढ़ की जनता ने, जो यादव जनता है, वो पूरी तरीके से निरहुआ की तरफ आ गई थी कि चलो इतने दिन इतने यादवों को देख लिया, आप भाजपा में ही सही निरहुआ, अब निरहू को भी देख लेते हैं, वो यादव है, अच्छा काम कर रहा है, भले ही भाजपा में है, कोई बात नहीं, उसको भी जिता देते हैं। लेकिन ये गलती दोबारा आजमगढ़ के भीतर नहीं दोहराई आजमगढ़ के लोगों ने, जब एक बार निरहुआ को बनाकर देख लिया उसके बाद। तो वही चीज़ मिल्कीपुर के भीतर भी जनता के भीतर दिखाई दे रही थी कि चलो सांसद इनका बना दें, विधायक इनका बना दें, ठीक हो जाएगा सब ठीक। लेकिन वो अब चीज़ें बिल्कुल अलग होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये मिल्कीपुर का बिल्कुल ग्राउंड एनालिसिस है जो हमने भरत जी से समझा। भरत जी ने एक पॉइंट दर पॉइंट समझाया। हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही, और आखिर में जैसा कि भरत जी ने कहा था, हम आपको अखिलेश यादव के आज के भाषण के कुछ हिस्से भी सुनवाते हैं ताकि आप भी ये समझ सके कि आखिर अखिलेश यादव ने किस तरह से आज मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को घेर कर चुनावी बाजी को ऐन मौके पर पलट दिया है। पूरा देश, दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, जो कहने को
144 साल बाद हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक पत्रकार और जो एस्ट्रोनॉमी को समझते होंगे, नक्षत्रों की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे हर कुंभ 144 साल बाद ही होता है। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है और दूसरा मिल्कीपुर का यहां पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। और ये जो हमारे मिलने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो मिलन का कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। याद होगा हमारे साथियों को, जिस समय अयोध्या का परिणाम आया था, मैंने दिल्ली की प्रेस और लखनऊ की प्रेस के सामने और जनता के लिए कहा था कि अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद जी को जिता करके हमेशा हमेशा के लिए सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने का काम किया। ये जो सांप्रदायिक राजनीति का जो रास्ता था, वो अगर किसी ने खत्म करने का काम किया तो वो हमारे अयोध्या और अयोध्या धरती के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण कि अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती। कभी आप कल्पना कर सकते हो, जो करोड़ों गिन ले रहे हैं, उन्हें 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाए हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, वो सोचिए
कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग आए थे उस रात, करोड़ों करोड़ों लोग बिना स्नान के चले गए। कोई संगम में नहीं पहुंच पाया। कोई भी इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर करोड़ों लोगों को बुलाया हो, लेकिन स्नान करने का मौका उनको नहीं मिला, उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। जो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री याद रखना, वो कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे इसका आकलन आप कर लो। ये जितना भी नौजवान खड़ा है ये जानता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। ये बड़े बड़े अखबार वाले चाहे ये बड़े बड़े टीवी चैनल वाले पैकेज के इशारे पर सही खबरें दिखाएं न दिखाएं, लेकिन हम उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम किया है। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी मां को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपनी ददिया ससुर को ढूंढ रहा है, कई बहनें अपने पिता को ढूंढ रही हैं। एक बेटा अपने पिता की तस्वीर लेकर के मोबाइल पर घूम रहा है कि उसके पिताजी मिल जाएं, कोई बता दे कहां हैं, लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। बताइए आप, क्या यही सरकार जो 100 करोड़ के इंतजाम के साथ खड़ी थी, वो कुछ करोड़ लोगों को स्नान भी नहीं करा पाई, और आज भी मरने वालों के आंकड़े सही नहीं दे पा रही है। न मरने वालों के आंकड़े सरकार दे पा रही है, और जो लोग खो गए हैं महाकुंभ में, उन लोगों की भी जानकारी नहीं दे पा रही है। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो। हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है। जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने
जिन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया और इन्होंने आदेश दिया खाड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। जो लोग घबराए होते हैं, गुस्से में होते हैं, खिसिया जाते हैं, वही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।